एवरीवन, नमस्ते सबको। ये बैच क्या वो तो PCM 8 था। ये कौन सा बैच है? सेक्सी। और पहले से चल रहा है? कितना टाइम कंप्लीट हो चुका है आपका? 8 महीने। ओके ओके। आप लोगों का भी आज टेस्ट था? आज था। ओके। और अभी कौन सी क्लास चल रही थी? एक जना स्टेट पॉलिटी। ओके ओके। तो डाउट्स भी पूछ सकते हैं। बाकी जनरली क्या बात करें, थोड़ा सा बताएं। आप ही लोग बताओ। पहले मैं खुद के बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम निहारिका शर्मा है और मैंने 2018 वाला जो अटेम्प्ट था, जिसके अंदर जो 21 में फाइनली रिजल्ट आया था, उसमें मेरी 15th रैंक आई थी। एंड इससे पहले मैं वर्किंग थी इन नगर निगम जयपुर में। मेरी पोस्टिंग थी एज ए RO। एंड जो भी एग्ज़ाम भी होने वाला है उसमें थी मैं पहले। और मैंने बीटेक करा कंप्यूटर साइंस में। ये अच्छा, कहाँ से कैमरा इधर? ओके। पर मुझे लग रहा है बैठ के तो शायद नहीं दिखाई देंगे। अभी विजिबल है? अभी सबको विजिबल है? ओके। कुछ लोग वहां पे ऐसे वेव कर रहे हैं। ओके ओके। आई स्टैंड एंड गिव द। ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। ओके। तो आप लोगों के अभी 8 मंथ्स इसके अंदर कंप्लीट हो चुके हैं तैयारी के अंदर, और काफ़ी सिंसियर सा बैच मुझे लग रहा है। सब लोग काफ़ी पढ़ाकू लग रहे हैं। कुछ कुछ सीट्स खाली हैं, बट कुछ बाकी सब लोग आए हैं ज़्यादातर। ओके। एंड कोई डाउट्स अगर पूछना है तो कुछ, या स्पेसिफिक मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ, आप मुझे बता सकते हैं। URO के बारे में आप बात करने से मतलब नहीं, 10 दिन बचे, आप कुछ नहीं हो सकता। तो अब दूसरे लोग, मतलब कुछ अगर कोई आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में, प्री के बारे में या मेंस के बारे में, किसके बारे में बात करना चाहते हैं मुझे बता। मेंस के बारे में। मेंस, मैथ्स, मेंस के बारे में। यस, मेंस के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें कैसे अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से कंटेंट को पढ़ना है। हमारे सोर्सेज एकदम डिफाइंड होने चाहिए। अगर यहाँ पे जो नोट्स हैं हम उनको क्लियरली लिख रहे हैं तो उनको कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है और आपने प्रॉपर्ली नोट्स नहीं लिए हैं तो दूसरों से ले लीजिए। बट हमारे जो भी कंटेंट है उसको कंसाइज रखें। बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश ना करें। अगर मेंस की तैयारी हम देखेंगे तो सिलेबस में सब कुछ प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। सिलेबस बहुत क्लियरली सब कुछ बताता है और उसके अंदर, उसके बाहर से एक्चुअली कुछ आता भी नहीं है। तो अगर हम सिलेबस, सबसे पहले तो हमारे पास में सिलेबस की कॉपी सबके पास में एट ऑल टाइम्स होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ऑलवेज कीप अ कॉपी ऑफ सिलेबस विद यू। आज अभी कितने लोगों के पास में सिलेबस की कॉपी है? गुड। बाकी लोग उसका प्रिंट आउट निकाल के रखें, फ़ोन में नहीं रखना है। हमें उसको प्रिंट आउट हमारे पास में होना चाहिए। हम जब पेपर पढ़ रहे हैं तब भी सिलेबस हमारे पास में होना चाहिए। अगर हम सिलेबस को 2-3 बार पढ़ लेंगे तो हमें एक समझ में आ जाएगा कि यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें नहीं है। हम अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे इससे। पेपर पढ़ रहे हैं तो क्राइम न्यूज़ ये सब चीज़ें ना पढ़ें। अगर कोई स्पोर्ट्स में भी ऐसे कोई स्पोर्ट्स हैं जो कि नहीं रेलिवेंट है, उनको ना पढ़ें। कोई पॉलिटिकल न्यूज़ चल रही है तो वो भी शायद नहीं आएगी, उसको पढ़ के अपना टाइम ना वेस्ट करें। कोई ये शूटिंग हो गई, ये हो गया, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। हमें जो सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसी को ध्यान से पढ़ें। अपना टाइम वेस्ट ना करें कुछ भी ऐसी कंटेंट को दूसरों के कहने पे पढ़ने से। सपोज हमारे कोई दूसरे फ्रेंड्स हैं जो कि किसी और कोचिंग सेंटर में जाते हैं, तो कोशिश ये करें कि अगर वो ज़रूरी कुछ बता रहे हैं तो उसको तो ध्यान से पढ़ लें। बट यदि ऐसा कुछ है कि जस्ट उसने सोर्सेज को बढ़ाने के लिए कोई और एक नई बुक खरीद ली है, तो आप उसको बस देख लीजिए। आपको हर चीज़ अगर आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया कि मेरी कोई काम की चीज़ नहीं है, तो उसको छोड़ सकते हैं, है ना। जो ज़्यादा पढ़ेगा उसका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या जो ज़्यादा जगह से पढ़ लेगा, उसे एक चीज़ को 3 बार पढ़ लेगा अलग अलग जगहों से, उसका नहीं है। जो प्रॉपर्ली अपने सिलेबस को कवर कर लेगा उसका ही होगा सिलेक्शन। एक स्ट्रैटेजी अगर हम बना के चलेंगे तो हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपना कंटेंट कंसाइज और एक डिफाइंड कंटेंट रखें। जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि 2 मार्क का क्वेश्चन है तो हमें सिर्फ फैक्ट्स लिखने हैं उसके अंदर। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन 1-2 लाइन का शायद आएगा, उसमें कंक्लूजन भी आएगा, और बाद में जो उसमें पूछा गया है उन चीज़ों को हम क्लियरली लिखें। कटिंग, अननेसेसरी स्क्रिबलिंग, जो भी उसके अंदर स्पेस दे रखी है उसको एक्सीड करना, कम लिखना, ये सब चीज़ें, इसका मतलब हमारी तैयारी अभी पूरी नहीं है। और अगर अभी इस स्टेज पर हमें ये गलतियाँ पता लग रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाद में जाके पता लगे उससे अच्छा है कि हम अभी से ही उस चीज़ को इम्प्रूव कर लें। तो ये चीज़ है कि हम, और अगर यहाँ पे हमारे मार्क्स नहीं आ रहे
तो कमी हम में ही है. डोंट ब्लेम द कोचिंग फॉर दैट कि वो तो शायद बायस्ड है, वो तो शायद मैंने नोट्स में से नहीं लिखा इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए. ऐसा कुछ नहीं है. यदि आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो आपकी कुछ ना कुछ कमी होगी, उसमें रीजंस भी लिखे जाते हैं, उसको ध्यान से पढ़ें. आंसर राइटिंग के जो भी डिस्कशंस होते हैं टेस्ट पेपर के बाद में, उसको डेफिनेटली अटेंड करें. उसमें उठ के नहीं चले जाएंगे ठीक है मेरा तो हो गया आज का पेपर, 3 घंटे मैंने बैठ के वो कर लिया, हो गया. और जितने भी टेस्ट सीरीज के जो सपोज आपके शेड्यूल में आज कोई टेस्ट है तो ये कोशिश करें कि उस टेस्ट को हम सीरियसली 2-3 दिन कम से कम उसके लिए पढ़ाई करके आएँ. रोज जो यहाँ पे रिविजन्स चल रहे हैं वो करें. आज कौन सा टेस्ट था आपका? इकोनॉमिक्स का. तो कम से कम 2-3 दिन उसको प्रॉपर्ली हम कवर करके आएंगे तो उसके बाद में हमारा टेस्ट अच्छा जाएगा. कौन कौन आज पढ़ के आया था ये खुद बताएं, अपने आप से झूठ नहीं बोलें किसी भी उसमें, किसी भी इतना सा हाथ नहीं, ऊपर ऊपर सबसे ऊपर. ओके तो ये चीज़ है ना. मैं जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज की यहाँ पे स्टूडेंट रही थी क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग फुल टाइम में कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाई थी. तो इससे ये था कि मुझे था कि मेरे पास में सिर्फ सैटरडे संडे का समय है तो कम से कम ये हो जाएगा कि कोई क्वेश्चंस देख लेंगे, आंखों के सामने से निकल जाएंगे, चीज़ें हो जाएंगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप कोचिंग में आ रहे हैं उसको रोज़ अपना रिवाइज करें. टेस्ट सीरीज़ को एकदम सीरियसली लें. अगर टेस्ट है तो उसमें पढ़ के जाएं. टेस्ट को ऐसे ना सोचें अगर इकोनॉमिक्स का अगर हम थोड़ा भी पढ़ के जाएंगे तो हमारे मार्क्स हमें खुद ही इंप्रूव होते हुए लगेंगे. अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा एग्जाम होता है तो उसको पढ़ के आएंगे तो आपको अपने आप में एक इंप्रूवमेंट दिखेगा. एक क्लियर हैंड राइटिंग में हमेशा लिखें पेपर्स को और जो भी करंट अफेयर्स है उसको ध्यान से पढ़ें. इससे आपका फ्लुएंसी एंड वोकैबुलरी बढ़ेगी. दूसरा, अगर आपको किसी और के जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं अगर उनकी आप पेपर ले सकते हैं तो ट्राई टू टेक दोज पेपर्स. जो मॉडल आंसर्स यहाँ पे दिए जाते हैं उनको ध्यान से पढ़ें. अगर कोई आपको लग रहा है कि आपने बहुत पढ़ा फिर भी आपके मार्क्स नहीं आए तो उनके स्पेसिफिक रीजंस आप अपने टीचर्स से डिस्कस करके पूछ सकते हैं, है ना. यहाँ से भागने की जल्दी ना रखें. या कहीं भी जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने मेंटर्स को हमेशा ट्रस्ट करें. अगर वो आपको कह रहे हैं कि आप में कोई स्पेसिफिक कोई कमी है तो वो कमी आप एक अभी मान लोगे ना तो वो ज़्यादा सही है. अब सोचें कि नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने तो जितना पढ़ लिया वो इतना काफ़ी है, ऐसा नहीं होता. अगर हमें लगता है कि हमें कुछ कमी है तो वो हम यहाँ पे सुधार लें. यहाँ पे हमारे कम भी मार्क्स आ जाएंगे. यहाँ पे हमारी मैं तो बोल रही हूँ अगर आप चाहे लिस्ट के अंदर चौथे पाँचवें छठे पेज पे आपकी बेइज्जती भी हो जाए तो भी अभी हो जाएगी तो वो ज़्यादा बेहतर है. अभी हमें सच मालूम पड़ जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा है. तो इसलिए कभी भी टेस्ट को ना तो अवॉइड करें और ना उसके जो डिस्कशंस हैं उनको अवॉइड करें. ट्राई टू हमेशा खुद को रिव्यू करने की कोशिश करें. अपना इतना समय हम यहाँ पे दे रहे हैं तो इसको ये ना सोचें कि मतलब ठीक है टाइम निकल जाएगा, पेरेंट्स भी ठीक है खुश हो जाएंगे कि हम 6 घंटे पढ़ के जा रहे हैं. ऐसा नहीं है. अगर आप इतना समय दे रहे हो तो कोशिश करो कि हमारा सिलेक्शन ही हो, हम फाइनली सारे के सारे लिस्ट में ही जाएं. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमने 8 महीने अपने जीवन के दे दिए और अच्छे से बचे हुआ जो टाइम है उसको दे देंगे तो रिजल्ट्स एकदम ही अनबिलीवेबल होंगे. आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा. और जो लोग आपको कभी अगर कोई टॉन्ट करते होंगे वो लोग कुछ कहने के लायक ही नहीं रहेंगे. सो जस्ट अपने आप को कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसको उस व्यक्ति को अपनी लाइफ से अवॉइड करो इस टाइम पे. और कंपैरिजन दूसरों से मार्क्स इंप्रूव होते हुए लगेंगे थोड़े दिनों के बाद में. जैसे अगर आप टेस्ट सीरीज को बहुत सीरियसली लेंगे या जो यहाँ पे क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत सीरियसली लेंगे और घर पे जाके अगर रिवाइज करेंगे तो आई थिंक 1 से 2 घंटे का रिविजन इज गुड इनफ. अगर आप हर रोज 1.5 से 2 घंटे भी खुद का सेल्फ स्टडी करके उसको रिवाइज कर रहे हैं इट्स गुड. और बाकी 2-3 घंटे आप पुराने जो पढ़ाई हुई चीज़ें हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं ताकि ये रहे कि मैंने जो पहले पढ़ा है उसको भूल नहीं गए अब. और एनीबडी एल्स कोई क्वेश्चंस अगर पूछने हो कुछ और चीज़ें. ये बहुत शॉर्ट सेशन है, बस 10-15 मिनट का ही. एनीथिंग? हाँ, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी. कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको ऐसा लगे तो आपका आंसर वैसे तो वो जितनी स्पेस प्रोवाइड करते हैं ना वो सफिशिएंट है. वर्ड लिमिट पता है हम कब एक्सीड करते हैं? जब हम एक्साइटेड हो जाते हैं किसी क्वेश्चन को देख के. ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है. और वर्ड लिमिट कब एक्सीड होगी कि मैंने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है और ये 5 नंबर का आ गया है तो मैं 7-8 नंबर का लिख रही हूँ. वो नंबर तो आपको 4.5 से 5 से ऊपर तो नहीं देंगे. हाँ इतना तो कर सकते हैं बट वो जो स्पेस है उसके अंदर ही मैं ऊपर नीचे मार्जिन में लिखने लग जाऊँ ये मत करना, है ना. 70 वर्ड्स तो आपके उन लाइन्स में ही आ जाएंगे. इतना तो ठीक है. वो कभी भी ऐसे काउंट नहीं करेंगे कि ये इज आर ए करके इनको ना कोई काउंट नहीं करने वाला. आपका आंसर अगर सही है और दिखने में बैठ जाओ अगर आपका आंसर सही है और प्रेजेंटेशन में अच्छा लग रहा है तो कोई आपके वर्ड्स को एक को काउंट नहीं करने वाला, आपके मार्क्स नहीं कटने वाले इसके लिए. बट उसमें ऊपर नीचे ऐसे लिखना, कोने में घुसा घुसा के लिखना, वो सब चीज़ें मत करिए. ओके और कुछ? एनीवन? ठीक है. हाँ हाँ
नहीं, देखो यहाँ पे इसमें मैं आपको बताऊँ, मेंस में 18 सब्जेक्ट है, उसको काउंट करोगे ना सारे ABC सारे यूनिट के मान के आपके 18 के करीब सब्जेक्ट्स निकलेंगे। सारे तो किसी ने भी नहीं पढ़े हुए हैं। किसी ने साइकोलॉजी पढ़ा होगा तो उसने बाकी नहीं पढ़ा होगा, किसी और ने कुछ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है तो उसने साइंस नहीं पढ़ा होगा। तो आपके पास में डिसएडवांटेज है तो सबके पास में है। कोई ऐसा ऑप्शनल हो जो कंपलसरी हो जाए तब तो दिक्कत है, पर इसमें आपको किसी भी सब्जेक्ट में विशेषज्ञ नहीं बनना। आपको कोई हाँ, जो नोट्स है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। जो रटना क्या है उसके अंदर, मतलब इकोनॉमिक जो रिव्यू है उसको ध्यान से पढ़ें। अगर बजट की स्पीच है, पढ़ने का मन नहीं करा तो उसको सुन लो 2-3 बार, जो सीएम साहब ने बोला है वही। मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा और तेज बोलो। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा सा। सर उनको माइक दे दीजिए। मैम जैसे बोल रहा था कि जैसे ये खाद्य प्रसंस्करण है, जैसे हमने कभी पढ़ा नहीं, जैसे इनकी बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। जैसे कि हम तो किताब वाले रट्टे मारते हैं तो 2 दिन तो याद रहता है, जैसे टेस्ट याद तो याद तो लिख दिया, तो 4 दिन बाद में देखते तो भूल जाते, क्या है पता नहीं, मतलब ऐसा लगता है। तो मतलब इनको मतलब कि इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बार बार मतलब यही 5-6 बार 7 बार 10 बार शायद रिवाइज करना पड़ेगा, और इतना टाइम भी है अभी आपके पास में। मतलब अभी तो कब उसका नोटिफिकेशन निकलेगा, कब जाके वहाँ का मेंस होगा, तो आप बहुत बार पढ़ेंगे, 2-3 बार उसके टेस्ट लिख देंगे। जब फाइनली एग्जाम आने वाला होगा तब आप उसको 2-3 बार रिवाइज करने का कोई टारगेट बनाओगे तो चीज़ें तब याद रहने लग जाएंगी। उसके हो सकता है उस टाइम तक एक नई बजट स्पीच आ जाए, उस टाइम पे नई इकोनॉमिक रिव्यू आ जाए, तो वो चीज़ें कुछ चीज़ें बदल भी जाएंगी। जो स्टैटिक पार्ट है वो तो सेम रहेगा, मतलब कुछ चीज़ें रट तो लेते हैं, जैसे कि जैसे हम बचपन से कोई चीज़ पढ़ के आते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, मतलब ऐसे जो वर्ड होते हैं तो हम पहली क्लास में पढ़ते हैं, दूसरी तीसरी में, लेकिन उनके फिर भी अपने मन में डाउट होते कई बार कि मतलब होते नॉर्मल वर्ड है, मगर हम उनकी मतलब की पूरी मतलब उस वर्ड को मतलब पहचान नहीं पाते कि क्या है, मतलब कौन सा वर्ड ले लो आप। जैसे एक आदरता वर्ड है, ठीक है, तो कई लोगों को ना, जैसे आदरता एक शब्द है, हाँ। वैसे कई लोगों को हकीकत में पढ़े तो इन्होंने सबने पढ़े हैं आदरता शब्द, मगर कईयों को आता नहीं है। हकीकत बात मेरे को भी नहीं आता, मान लो, तो आता नहीं है, चाहे उसको मतलब कितनी बार समझा दो, मतलब ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मीडियम का इशू आ रहा है? सर क्या इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं और मीडियम को इशू नहीं आ रहा है, जब यहाँ पढ़ाते तो अच्छा लगता है, ठीक है, फिर उसके बाद में नहीं, हकीकत है ये। वैसे रटने में कोई बुरी बात नहीं, रट तो हम कुछ भी लेते हैं, पर ना वो ऐसे रटने से कोई फायदा थोड़ी ना, थोड़ी बेसिक समझ में आना चाहिए ना, व्यवहारिक काम होना चाहिए। क्या एग्जाम क्लियर करना टारगेट है कि यहाँ पे उसको समझ के कोई आपको उसका कोई डिग्री लेनी है? ऐसा तो नहीं है। नहीं, तो मैं ऐसा नहीं, मतलब कि हर चीज में ये नहीं बोल रही कि सब कुछ रट लो, बट कुछ चीजें रट लो। अगर नहीं आ रही ना बिल्कुल, तो उस चीज को मैं बोल रही हूँ रट लो। जैसे कि मैं सब्जेक्ट कितनी है, जैसे मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने तो बस एक पॉलिटी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, ये तो चाहे कितनी पढ़ा लो, चाहे कुछ ही बोलते हैं ना, तो अपने ग्राम समझ में आता है, चाहे नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत। मैं तो कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैंने क्या पढ़ा है इसमें से? तो मैं वही बोल रही हूँ कि वो चीज़ है ना, अपने लिए सबके लिए एक बराबर ही है, किसी के लिए भी कोई एडवांटेज नहीं होने वाला। अगर किसी ने एक सब्जेक्ट पढ़ भी लिया है तो उसने उतना ही पढ़ा है ना, उसने बाकी के सारे तो नहीं पढ़े हुए। नहीं, वो बात तो सही है, मगर मैं बोल रहा मतलब क्या करना चाहिए उसके लिए, मतलब कि रट लो रटना ही आप रट लो। अगर ऐसा लग रहा है तो आप एक दो बार प्रयास कर लो। रटना तो है ही मैम, एक दो बार प्रयास कर लो उसको समझने का। सर से आप समझ लो वापस से, अगर स्पेसिफिक आपको उनको अलग से जाके पूछना है तो पूछ लो, और फिर उसको समझने के बाद में आप उसको रट लो। और कुछ चीजें रटनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इस चीज के 10 पॉइंट्स क्या हैं, कोई आपको पूछेगा तो आपको रटे। अगर कोई स्कीम्स पूछने वाले हैं तो स्कीम्स तो हम सारी की सारी रटते ही हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर रटते हैं, तो रटना तो पड़ेगा ही। ओके मैम, थैंक यू, बस यही। दे दो उसको। मैम अदर सोर्सेज नोट्स के अलावा? अदर सोर्सेज मुझे लगता है कि आप देना, अगर आप एक कोचिंग में इनरोल्ड है तो ऐसे नहीं कि मैं 2-3 कोचिंग के नोट्स पढ़ रही हूँ कि मेरे फ्रेंड्स और पीजी के जो लोग हैं उनके पास में कुछ और मटेरियल है, ऐसे मत करिए। आप उसको कोचिंग को मटेरियल को ट्रस्ट करें। एट द सेम टाइम अगर आपको बढ़ाना भी है तो स्टैंडर्ड बुक्स को, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ सकते हैं, एनआईओएस के मटेरियल को पढ़ सकते हैं, आरबीएससी की बुक्स, और जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, सपोज ह्यूमन राइट्स कमीशन है या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है या आरपीएससी है, इसके बारे में अगर सपोज कुछ थोड़े बहुत अगर हमें शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं तो उसकी वेबसाइट से कर लीजिए। स्टैंडर्ड सोर्स के अलावा और अननेसेसरी बहुत सारे, मैं ये नहीं करूँ कि ज्योग्राफी 3 कोचिंग के मटेरियल पढ़ रही हूँ, ऐसा मत करिए। हेलो मैम। तो इसमें जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको ट्रस्ट करें। जैसे मैम, जैसे हमारी इंग्लिश तो शुरू से ही कमजोर रही है, लेकिन अब ऐसा क्या पढ़े, जैसे क्लास में तो यहाँ तो सबने नहीं पढ़ा इंग्लिश, तो क्या पढ़े जो जैसे हमारा मेंस होगा तब तक हमारी इंग्लिश बढ़िया हो जाए, तो उसके लिए क्या पढ़े? अभी से ही आप ग्रामर की बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे 6, 7, 8 की जो ग्रामर की बुक्स है वो कर सकते हैं। बाकी आप एक न्यूज़पेपर को चुन लीजिए जिसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं हो। सपोज टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हिंदुस्तान टाइम्स, ये थोड़े से सिंप्लीफाइड पेपर्स होते हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। कोई मैगजीन है तो उसको पढ़ सकते हैं, तो उससे ये रहेगा कि आपको एक ग्रामेटिकली किस तरीके से सेंटेंस फ्रेमिंग है ये आ जाएगी। और किसी को अगर इंग्लिश में डिसएडवांटेज है तो किसी को हिंदी में भी है ना, तो ऐसा खुद को कभी भी कम ना माने इसके अंदर। कोई बात नहीं, एक सब्जेक्ट नहीं आ रहा तो बाकी तो आपको सब कुछ आता है ना। रीडिंग करें और कोई इंग्लिश न्यूज़ चैनल को थोड़ी देर सुनने की कोशिश करें इस टाइप का। मैडम मैं ये पूछना चाह रहा था, आप आरबीएससी की बुक के लिए कह रहे थे ना, ये आरबीएससी की बुक के लिए आप बोल रहे हो ना भाई राजस्थानी वाली पढ़ लो। मैम पढ़े थे, लेकिन राजवीर सर के सामने में जो सर लिखाते थे ना, उससे 10-15 चीज गलत आ गई, फिर उनको फाड़ ही दी मैडम। मतलब आरबीएससी की बुक में गलत आ गई? हाँ मैम।
हाँ, तो जैसे वो- 1927 ये वनस्थली के अंदर वो हुआ, बहुत सारी आगे जो सर ने ऐसे कहा तो कुछ ही मत करते, तो बस ये नोट्स पढ़ ले और कुछ ही मत कर। हाँ, अब ऐसे स्पेसिफिकली आपके बुक में मिस्टेक था, सभी में ऐसे था, पूरी सभी नहीं था, सभी नहीं था। आरबीएससी की तो एक ही आती है सारी में। अब ठीक है, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, एनसीईआरटी में मुझे इस टाइप की नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं NCERT की बात नहीं है। हाँ, मैं वही RBSC बता रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ। एनसीईआरटी में मुझे इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं मिली। आरबीएससी में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एरर्स बहुत ज्यादा है, तो आप उस बुक को अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पे आपको सब कुछ जो कवर करवाया गया था उसको ट्रस्ट करो, उसको कंप्लीट कर लो, और अगर सिलेबस को ध्यान से देखते हुए चलोगे तो सब कुछ आपको उसमें मिल ही जाएगा, है ना। कुछ एक दो पॉइंट अगर रह जाए तो उसको अलग से पढ़ लो। ठीक है। एनीबडी एल्स? एक सेकंड। हाँ, हेलो, एक बार माइक पहुंचा दूं आप? हाँ, बताओ बताओ। हाँ, ठीक है। ये आपका खुद का स्पेसिफिक, कुछ लोग फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक करते हैं, कुछ अपने सब्जेक्ट्स चुन के रखते हैं। नहीं, अगर पेपर छूट रहे हैं ना तो इसमें थोड़ी बहुत स्पीड की कमी हम में ही है, हम उसको और सुधारने की कोशिश करें। अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे अभी तो बहुत सारे आपके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन ये पेपर्स होंगे, तो इसमें आप कोशिश हेलो? करें कि पेपर कंप्लीट कर सकें। मैम ये मतलब प्रेजेंटेशन कैसे सुधारे? प्रेजेंटेशन कैसे सुधारे? एक तो कितना भी अच्छा लिख लो, टेस्ट में वही लिखा आता है कि प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण सुधारें ऐसे। और मैम ये मतलब सब्जेक्ट में थोड़ा पेपर देके अच्छा लगता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में उल्टा माइंड खराब हो जाता है देखे। एक तो हड़बड़ाहट में पेपर को ना लिखे, अब कोई जल्दी ना रखे कि मैं 2 घंटे में कंप्लीट करके बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ में जाके चिल करूं या फिर ऐसा कुछ। नहीं, नहीं। जो भी आप पढ़ के आए हैं उसको प्रॉपर्ली लिखने की कोशिश करें, जितने क्वेश्चंस भी कंप्लीट करें उनको क्लियरली लिखें। मैम मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं ना, उनमें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। क्या समझ में नहीं आता? मतलब पढ़ के आते हैं, नोट से आते हैं, लेकिन उसको देख के ऑप्शन से अंदाजा नहीं हाँ, तो लगता है। सारे में आपको एग्जैक्टली आंसर पता होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कुछ में ऐसा होगा कि आपको आंसर नहीं पता, बट आप एलिमिनेशन से उस आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कभी कभी आपके स्टार्टिंग में हो सकता है कि 40-50 मार्क्स ही आए, पर आप अगर डिस्कशन में बैठेंगे तो आपको कितने सारे नए क्वेश्चन आ जाएंगे, इसके बारे में सोचें। हमेशा पॉजिटिव साइड के बारे में सोचें। अगर स्टार्टिंग वाले पेपर्स में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, नो प्रॉब्लम, डोंट माइंड इट, बट आप डिस्कशन में अवश्य बैठे, घर जाके उस पेपर को डेफिनेटली एनालाइज करें। अगर आपको हर दिन थोड़े बहुत क्वेश्चन याद आ रहे हैं तो आपके माइंड में एक 20,000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, जिनको आप कम से कम देख चुके हैं, अपनी आंखों के सामने से निकाल चुके हैं। जब फाइनल एग्जाम दोगे उस दिन अच्छे मार्क्स आने चाहिए। यहाँ पे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो भी डिमोटिवेट मत होजिए। और मैम थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन के बारे में बता दो। प्रेजेंटेशन के लिए एक तो अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव करें, कटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करें। कटिंग इज अ साइन ऑफ कंफ्यूजन। जब हमें क्लियरली चीज़ें पता नहीं होती है तो फिर उसके बाद में हम उसमें कटिंग करने लग जाते हैं, उसके अंदर हम एक्सीड करने लग जाते हैं, तो ये चीज़ें कंफ्यूजन से ही आती हैं। अगर हम अपनी पढ़ाई करके आएंगे, कंटेंट को इंप्रूव करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जो लोग भी आज पढ़ के आए होंगे उनको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंटली अपने आंसर्स आप उनको देखेंगे तो वो अपने क्लियरली लिख पाए होंगे। जो नहीं पढ़ के आए होंगे वो कुछ और लिखने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ और सोच रहे होंगे, या फिर ये नहीं पता तो कुछ और लिख देते हैं ताकि कुछ 1-2 नंबर मिल जाए। ऐसे नहीं होता। मैम ये रिवीजन में भी काफी टाइम लग रहा है और याद भी नहीं रहता ज्यादा देर तक। अभी नोटिफिकेशन निकलने में भी बहुत ज़्यादा समय है। अगर आपका मेरे टाइम को तो मैम इस बार एग्जाम नहीं देना, अगली बार का दूंगा मैं तो। कौन सा? ये इस बार जो वैकेंसी आएंगी उसमें एग्जाम नहीं दे पाऊंगा मैं, अगली बार का देना है मेरे को। अगली बार का दिन है ना, तो अभी बहुत टाइम है, तो उसको बहुत ध्यान से आराम से अपनी, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि तैयारी में, मतलब तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाने में ही सारा टाइम निकाल दो, पर इसको एक बार थोड़ा सा पेशेंटली ये देखो कि मुझ में क्या क्या कमी है, मुझे क्या क्या सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं। मतलब टेस्ट में नंबर नहीं आते तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होकर खुद ही का नुकसान हो रहा है। लोग तो क्लियर ही नहीं होते तो भी डिमोटिवेट होकर ठीक है, फिर वापस आपको खुद ही अपने आप को उठाना पड़ेगा ना, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आने वाला है। डिमोटिवेट व्यक्ति के बहुत सारे अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, वो भी डिमोटिवेटेड होते हैं, उसके दोस्त भी डिमोटिवेटेड होते हैं, वो बोलते हैं यार हमारे तो मार्क्स ही नहीं आते। ऐसे मत करो, अपने ना दुख को एंजॉय करना मत शुरू करो कि ना मेरे तो मार्क्स नहीं आते, कोई बात नहीं, मेरा तो हो ही नहीं सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। डोंट डू दैट। अपने हाँ, है ना, नहीं हो रहा तो इसको और अच्छे से करने की कोशिश करो। ओके, ऑल डन? एनी क्वेश्चंस, एनीबडी? थैंक यू।